हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूं आपका दोस्त सी रविंदर वत्स एचडीएफसी बैंक के Q4 के रिजल्ट एनालिसिस के बारे में। एचडीएफसी के Q4 के जो रिजल्ट एनालिसिस हैं, आप जैसा एनालिसिस हमारे वीडियो में देखेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है कि ऐसा आपको ना तो सोशल मीडिया पे देखने के लिए मिलेगा, ना टीवी चैनल्स आपको ऐसा दिखाने की कोशिश करने वाले हैं। बिटवीन द लाइंस मैं एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट आपके साथ पेश करने जा रहा हूँ। रिजल्ट एनालिसिस होंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। ये बात ध्यान रखिएगा कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस ज़्यादा बढ़िया मेजरमेंट होता है अकाउंटिंग के एंगल से अगर हम बात करें तो, क्योंकि जो बैंकों की परफॉर्मेंस है, मैं पर्सनली ऐसा मानता हूं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस ही ज़्यादा बढ़िया जो है हमारे लिए एक जजमेंट देने का काम कर सकता है। तो मैं जो चीज़ एक साल पहले हो गई मैं उसकी बात नहीं करूंगा, क्योंकि बैंकिंग एक सीजनल बिजनेस नहीं है। हालांकि बैंक बहुत सारे लोगों को जो लोन्स देता है वो हो सकता है कि थोड़े बहुत सीजन से इफेक्ट होते हो, बट मैं पर्सनली मानता हूं कि ये सीजनल कैलकुलेशन करने का तरीका सही नहीं है। तो मैं अपने रिजल्ट एनालिसिस में केवल क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बात करूंगा। आपको एक आम बोलचाल की भाषा में मैं रिजल्ट एनालिसिस से पहले कुछ बातें बताता हूँ। देखिएगा, इस एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट के अंदर सबसे खास बात क्या रही है, वो ये रही है कि जिस तरीके से इन्होंने अपनी ब्रांचेस बढ़ाई हैं, जिससे इनको धंधा मिला है, जिससे इनको इंटरेस्ट इनकम मिली है, उसके कहीं ज़्यादा महंगाई की मार इनको इस क्वार्टर में पड़ गई है। जितना इंटरेस्ट इनको ज़्यादा मिला है उसी अनुपात में लगभग थोड़ा सा कम लगा लो, उसी अनुपात में इनको इंटरेस्ट पे करना पड़ गया है। यानी कि जितना इंटरेस्ट इन्होंने लोन से कमाया है उतना ही इंटरेस्ट इनको देना भी पड़ गया है डिपॉजिटर्स पे। तो क्योंकि इनके कंपोनेंट्स में एफडी की मात्रा ज़्यादा है, एग्रेसिवली ये एफडी की तरफ फोकस कर रहे हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए एक पैसा जो है डिपॉजिटर से मिल जाए। दूसरी बात बताता हूँ आपको कि एम्प्लॉयज़ की कॉस्ट बेइंतहा बढ़ी है इस क्वार्टर में। यानी कि बहुत ही कम आपने ऐसा देखा होगा कि महंगाई की जो मार है वो सच में आपको, क्योंकि एम्प्लॉय आपके लिए जो है रीढ़ की हड्डी का काम करते हैं, तो उसका ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर एम्प्लॉय की कॉस्ट बहुत ही, मैं ये कह दूं कि इन्फ्लेशन का जो असली असर है वो आपको एचडीएफसी बैंक के एम्प्लॉय कॉस्ट में नजर आ जाएगा। और उसका भी अगर आपको बड़ा रूप देखना है तो जो अदर एक्सपेंसेस, जिसमें सारे मिसलेनियस एक्सपेंसेस हैं, वहाँ पर आपको साफ साफ नज़र आ जाएगा कि किस तरीके से जो मिसलेनियस खर्चे हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, वो बढ़कर आए हैं। आपको जानकर ये अचंभा होगा, अचंभा का मतलब समझते हैं, आपको आश्चर्य होगा कि भाई साहब यहाँ पर इस क्वार्टर में पिछले क्वार्टर से कम प्रॉफिट हुआ है। और वो प्रॉफिट तब हुआ है जबकि असेट्स क्वालिटी इन्होंने इम्प्रूव की है। तो असेट्स क्वालिटी के फ्रंट पे इन्होंने बेहतरीन काम किया है, लेकिन उन सब के बावजूद प्रॉफिट घट गए हैं और ईपीएस भी घट गई है। तो सारी चर्चा अब करते हैं विस्तार से। और आप कहेंगे सर ये क्या एनालिसिस कर रहे हो, मैंने डिस्क्लोजर आपको पिछली वीडियो में दे दिए हैं। और यहाँ पर मैं आपके साथ बात करूँ इंटरेस्ट अर्न की, तो 2400 करोड़ का इनके पास इंटरेस्ट अर्न, जो टोटल इंटरेस्ट की अर्निंग आई है वो तकरीबन 2400 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा आई है पिछले क्वार्टर से। अगर हम उसका सब डिवीजन करें या हम उसको बंटवारा करें, बाइफरकेट करें, तो हम देखेंगे कि जो इंटरेस्ट जनरली अपने कस्टमर से मिलता है, लोन्स के रूप में मिलता है, उनसे 33,641 करोड़ यानी कि 33,600 करोड़ के आसपास की अर्निंग से बढ़कर 35,600 की हो गई। यानी कि अप्रोक्सीमेटली 2000 करोड़ रुपए आपको लोन्स एंड एडवांसेस पर एक्स्ट्रा मिले इस क्वार्टर में। बहुत ही बढ़िया आप इसको कहेंगे, लेकिन इसका कॉरस्पॉन्डिंग देखिएगा जो ब्याज आपने डिपॉजिट्स पे दिया है, तो मैं सबसे पहले ब्याज के साथ इसकी चर्चा करूं आपको, तो वहां पर भी 2000 करोड़ का ही इन्होंने इंटरेस्ट जो है एक्सपेंड किया है। यानी कि जो ब्याज दिया है वो भी 2000 करोड़ ही दिया है। तो जो डिपॉजिटर से ज़्यादा ब्याज दिया वही इन्वेस्टर्स, यानी कि जहां पर आपने इन्वेस्टमेंट की, लोन्स एडवांस, क्रेडिट कार्ड, जो भी कुछ दिया आपने, उस पर भी आपको 2000 करोड़ ही मिला। यानी कि कहने का मतलब यहां पर आप कुछ एक्स्ट्रा नहीं बचा पाए नेट इंटरेस्ट इनकम के रूप में।
अगर आपको वीडियो में मज़ा आ रहा है, आपको समझ आ रही है और आपको लगता है कि भाई ये बड़ी मज़ेदार तरीके से एनालिसिस हो रहा है, आपको चीज़ें समझ में भी आ रही हैं, तो भाई साहब वीडियो को लाइक कर दीजिए पहले तो। और दूसरी बात, जो लोग बैंकों में निवेश करते हैं या जो आपके मित्र हैं, उनको भाई साहब ये वीडियो शेयर भी कर दीजिए इसी समय पर। ये मेरा आपसे अनुरोध है, क्योंकि मुझे ये लगता है कि सबको सही तरीके से जानकारी होना जो है वो हमारा परम कर्तव्य है। क्योंकि मीडिया के अंदर बहुत सारी चीज़ें मैनेज होती हैं और असली जो रस होता है कि भाई उसके पीछे FIIs क्या सोचते हैं, बड़े इंस्टीट्यूशंस क्या सोचते हैं, उनके पास तो लाखों हजारों लोगों की टीम होती है, प्रोफेशनल्स होते हैं। तो जब आप देखते हैं कि मीडिया में तो शेयर्स के बारे में अच्छी चर्चा हो रही है, लेकिन बाजार में उस शेयर्स की पिटाई हो रही है, तो ऐसा क्या हो जाता है अजीबो गरीब। मीडिया उसकी तारीफें पे तारीफें कर रहा होता है, शेयर लगातार टूट रहा होता है। तो ये चीज़ें आपने बहुत बार देखी होंगी। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, मैं बिटवीन द लाइंस आपके साथ चर्चा करने की पूरी चेष्टा कर रहा हूँ। तो मैंने देखिएगा वहाँ से पकड़ के मैं आपको बाकी नीचे नहीं लाया, मैं उसका कोरस्पोंडिंग जहाँ असर होना चाहिए वहाँ पे लेके आया। यानी कि ये जहाँ पर आई है उसके लिए जो पैसा यूटिलाइज हुआ है वो ये वाला पैसा हुआ है, तो इसका ब्याज दिया, ये आपने कमाया। अब इसके अलावा जो आपके पास RBI के पास पैसा होता है या जो आपका SLR पोर्टफोलियो, उस पर जो आप ब्याज कमाते हैं, तो अब पहले करते हैं SLR पोर्टफोलियो, यानी कि जो बैंक की कोर इन्वेस्टमेंट है उस पर क्या कमाया। तो वो कमाया इन्होंने 8039, बढ़कर हो गया 8376, तकरीबन 350 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा आए हैं। यानी कि आपने पैसा जो इन्वेस्टमेंट के रूप में रखा है उस पर आपकी अर्निंग आई है। इंडिया में एक बहुत अच्छी सुविधा आपको बता दूं यहाँ पे उपलब्ध है कि जो प्रोविजंस हैं जो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हैं उस पे जो M2M लॉस हो रहा है वो अभी रिलीफ है। तो आप ये समझ लीजिए कि आपने इनकम रिकॉग्नाइज कर ली, जो इंटरेस्ट इनकम है खाली, और अभी वो जो लॉस हुए हैं बॉन्ड की वैल्यू घटने से वो भी रिकॉग्नाइज फुली नहीं है बैंक की बैलेंस शीट में, ध्यान रखिएगा। वो FIIs इस बात को जानते हैं, बड़े इंस्टीट्यूशंस इस बात को जानते हैं। तो ये देखिएगा 8039, तो ये बढ़ के आई, बहुत ही बढ़िया। बैंक इन्वेस्टमेंट रखी हुई थी, इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट आ गया। भाई आपकी भी अगर FD होती तो ब्याज ज़्यादा मिलता ना, इस बार अगर रिन्यू की होता तो। क्यों? सबको FD पे इंटरेस्ट ज़्यादा मिल रहा था, इनको भी मिल रहा था, तो इनकी जो इन्वेस्टमेंट है उस पर भी इनको 350, बहुत ही बढ़िया। इंटरेस्ट ऑन बैलेंस विद RBI, तो RBI के पास भी 231 करोड़ था, वो 308 है। तो आपको पता है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट दोनों बढ़े हैं, तो भाई ये तो आना ही था, पर बढ़िया है, फिर भी बहुत अच्छा है। अदर 795 करोड़, अदर्स जो इंटरेस्ट था, जो इनकम के बाकी मिसलेनियस टाइप के जो प्रोडक्ट्स हैं वहाँ से जो इंटरेस्ट इनकम है वो म्यूटेड थी, ना ज़्यादा ना कम, कुछ भी नहीं था इसमें। अब बात करते हैं जो अदर इनकम की फिगर्स आती है, यानी कि जो बैंक अलग अलग तरीके के काम करता है, जो अपने कस्टमर को सर्विसेज देता है, वहाँ से जो है, यानी कि आपने जो डेवलपमेंट की है, न्यू डेवलपमेंट, उससे क्या आया। तो 8500 करोड़ के आसपास था, जो 8731 है, तो तकरीबन 225 करोड़ के आसपास एक्स्ट्रा अर्निंग आई। गुड एंड वेल, बट परसेंटेज मामले में पिछले क्वार्टर से ग्रोथ कुछ ज़्यादा नहीं है। तो ये परसेंटेज मामले में आप देखेंगे तो तकरीबन 3% के आसपास ही बनती है, 3 से 3.5 लगा लीजिएगा। तो मैं इसको बहुत ज़्यादा तरजीह नहीं दे रहा, बट हाँ अच्छा है ये भी। अब बात करते हैं कहाँ गया HDFC बैंक का प्रॉफिट, या किसने डाला डेंट। आइएगा, अब सबसे पहली बात मैंने कर दी आपको 2000 करोड़, तो भैया गए कहाँ पे? सुहा ब्याज के अंदर, यानी कि ब्याज दिया जो उसमें गए। ऑपरेशनल परफॉर्मेंस के ऊपर अगर हम नॉर्मल कंपनी की बात करते हैं तो हम कहते हैं भाई जो ऑपरेटिंग मार्जिन्स है ना वो बहुत तेज़ी से गिर रहे हैं। तो यहाँ पर होता है निम्स, यानी कि इंटरेस्ट लेने और देने के बीच में। तो निम्स में आउट परफॉर्मेंस नहीं आई और निम्स जो है पिछले क्वार्टर से ख़राब हो गया, तो तकरीबन 4.1 के आसपास है। अब बात करते हैं निम्स के बाद जो कंपनी के ऑपरेटिंग एक्सपेंस, 236 करोड़ रुपए की एम्प्लॉई की जो कॉस्ट है वो बढ़ के आई है एक ही क्वार्टर के अंदर, और वो तकरीबन 5% से ऊपर बनती है। यानी कि ये जो खर्चा बनता है ये 5% से ऊपर बनता है, ये 5% से ऊपर की एक ही क्वार्टर के अंदर। ऐसा नहीं है कभी आपको कि सर इंक्रीमेंट होगा इसमें, नहीं, ऐसा नहीं होता है, ये हर रोटेशनल बेसिस पे इंक्रीमेंट होता है यहाँ पे बैंकों में। तो 5% की जो एम्प्लॉई की कॉस्ट का डेंट आया है यहाँ पे, वो आपको बता रहा भाई मार गई महंगाई। तो ये महंगाई मार गई यहाँ पे, ये हमारे इकोनॉमी की रियल पिक्चर है। आज की डेट में बैंक बता रहा है कि भाई महंगाई है। आपको यहाँ से भी यकीन नहीं आ रहा भाई महंगाई कहाँ है, तो आइए अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस में 8337 करोड़, 8337 करोड़ के सारे खर्चे थे बैंक के अदर देन एम्प्लॉय कॉस्ट, वो बढ़कर हो गए 9100।
आप देखेंगे कितनी महंगाई एक क्वार्टर की है, 7%। आप कहेंगे सर इन्होंने ब्रांचेस भी खोली है, मैं मानता हूँ बैंक की ब्रांचेस भी खुली हैं इस क्वार्टर में, वो तो हर क्वार्टर में खुल रही हैं। तकरीबन 1300-1400 करोड़ 1300-1400 ब्रांचेस के आसपास का इन्होंने एडिशन किया पिछले एक साल में। तो वो खर्चा ठीक है, लेकिन उसमें ऑपरेटिंग नेचर के खर्चे हैं, क्योंकि जो आपने फिक्स असेट्स लगाई हैं वो तो आपकी फिक्स असेट्स में चली गई हैं। हाँ, लेकिन उनका कुछ डेप्रिसिएशन आया होगा क्योंकि ब्रांच के नंबर्स बढ़ गए, बट इसमें जो 7% का इजाफा हुआ है ये भी ऑपरेशनल फ्रंट पर बैंक के लिए अच्छा नहीं है। तो इसका मतलब है कि जो बैंक के ऑपरेटिंग मार्जिन्स है उन पे डेंट पड़ा है। यानी कि मैं यही कह रहा हूँ कि भाई साहब इस क्वार्टरली रिजल्ट्स के अंदर जो डेंट आया है वो आया है कहाँ से? वो आया है महंगाई से, और कंपनी के जो ऑपरेशनल एक्सपेंसेस हैं, अगर हम ओपेक्स की बात करें तो वो बढ़कर आए हैं, और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है ये बाज़ार को पसंद नहीं आएंगे, ये चीज़ें बाज़ार को पसंद नहीं आएंगी। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर प्रोविजंस एंड कंटीजेंसीज ये सब कुछ बयां कर देंगे। यहाँ पर आपने देखा कि ये जो चीज़ें बढ़ी वो 2400 और 200 तकरीबन 2600-2700 थी, और लेकिन खर्चे बढ़ गए 2900 करोड़ के आसपास। तो आपको ये पता चलेगा कि भाई आपके जो प्रॉफिट्स हैं उन पे डेंट पड़ना लाजमी है। तो 19,000 करोड़ के ऑपरेटिंग प्रॉफिट के सामने 18,600 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट आपने क्लॉक किए। तो 350 और 400 करोड़ के बीच की एक फिगर निकल कर आती है जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट को घटा रही है। यानी कि 350-400 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट घटना एचडीएफसी बैंक के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि एचडीएफसी बैंक क्वार्टरली बेसिस पर भी अगर प्रॉफिट नीचे घटाता है बाजार उसको पसंद नहीं करता। क्योंकि ये आपको बता दूं ये हमारे बैंकिंग सेक्टर का पोस्टर बॉय है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि भाई एचडीएफसी बैंक ही लीडर है, एचडीएफसी बैंक के पीछे ही सब चलते हैं। और अब ये परफॉर्मेंस आपको क्या बयां कर रही है कि जितने भी बैंकिंग के रिजल्ट आएंगे वहाँ पर आपको कंपनी के इन खर्चों में बढ़ोतरी हुई नज़र आएगी। और एचडीएफसी बैंक लीडरशिप पोजीशन में है, लीडर है ये, और लीडर के साथ अगर एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, वो अगर अपने इन खर्चों को मैनेज नहीं कर पा रहा है, अपने प्रॉफिट को मेंटेन नहीं कर पा रहा है, यानी कि म्यूटेड परफॉर्मेंस भी नहीं दे पा रहा है, तो वो शायद पूरे बाजार के अंदर जो छोटे बैंक है उनके ऊपर तो और ज़्यादा डेंट पड़ेगा, और जो बड़े बैंक भी हैं उनकी परफॉर्मेंस पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो मुझे ये रिज़ल्ट इस क्वार्टरली बेसिस पे प्रोविजनल डेटा मुझे बहुत ही बढ़िया लगे थे, जिसकी मैंने चर्चा भी आपके साथ की थी। लेकिन अगर रिजल्ट के बेस पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर असेट्स क्वालिटी में दमदार परफॉर्मेंस है, लेकिन महंगाई की मार को बैंक नहीं झेल पाया, और प्रॉफिट आपके सामने है 19,000 करोड़ से 18,600 हो गया। 400 करोड़ है, बहुत बड़ा नहीं है, बट ये जो लीडर होता है ना, मतलब जो सेंट्रल फॉरवर्ड खेल रहा है, वो अगर अच्छा नहीं करता ना तो बाजार जो है थोड़ी सी टेंशन में आता है। या हम ये कह सकते हैं कि अगर विराट कोहली अच्छा नहीं खेल रहा तो बाकी लोग टेंशन में आ जाते हैं कि भाई अगर जो सुपरस्टार है अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहा तो थोड़ी सी टेंशन हो जाती है। तो वो बाकी बैंकों के लिए या जो अभी रिजल्ट आने हैं उसके लिए बाजार कैलकुलेशन कर लेगा, और बाजार उसको प्रिडिक्ट करना शुरू कर देगा जब सोमवार को बाजार खुलेंगे। तो मेरे हिसाब से ये जो महंगाई की मार है ये एचडीएफसी बैंक के लिए परेशानी का सबब बनी है इस क्वार्टर में, और पिछले क्वार्टर से कम प्रॉफिट होना अपने आप में इस बात को बता रहा है। और इसके साथ अगर आप इंडियन इकोनॉमी को भी देखेंगे तो इंडियन इकोनॉमी में जो रियल इन्फ्लेशन है जो शायद बता रही जा रही है उससे कहीं ज़्यादा है जो इस तरीके के रिजल्ट से हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के जो इन्फ्लेशन कैलकुलेट करने के जो पैरामीटर्स हैं वो बहुत ही पुराने हैं, जबकि आज की डेट में जो हाउस होल्ड के एक्सपेंडिचर्स के पैरामीटर्स हैं वो कुछ और हैं। तो वो वास्तव में यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं। अगर आपके एम्प्लॉय का घर का खर्चा बढ़ेगा ना तो भाई आपको बढ़ानी पड़ेगी उसकी सैलरी, और जो आपसे के बैंक से जुड़े हुए जो बाकी लोग हैं अगर उनके फैमिली के एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहे हैं तो वो जो आपको सर्विसेज देने वाले लोग हैं वो भी अपनी सर्विसेज की कीमत बढ़ाएंगे, वो आपको अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में भी नजर आ रहा है। अब बात करते हैं प्रोविजन के फ्रंट पे बैंक अच्छा कर रहा है, असेट्स क्वालिटी पे अच्छा कर रहा है, और साथ बात ये कोविड पे इन्होंने अच्छे प्रोविजंस बना लिए थे जो उतने बैड नहीं हुए जितना इन्होंने एंटिसिपेट किया था। तो अभी प्रोविजंस जो है अपने लोएस्ट लेवल पे हैं, ध्यान रखिएगा। अब मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि 2685 करोड़ के जो एनपीए या प्रोविजंस हैं ये शायद अपने लीस्ट लेवल पर है। आप अगले क्वार्टर्स के बाद आप शायद ये फिगर याद रखना, मैं तो आपको याद दिलाऊंगा ही कि ये फिगर्स अगली बार 3000 करोड़ से ऊपर ही जाएंगे।
तो फिर भी असेट्स क्वालिटी पे बेस्ट परफॉर्मेंस इन्होंने दिया है। इसके लिए थम्स अप बनता है एचडीएफसी बैंक का कि इस सब तरीके के एनवायरनमेंट में भी अपनी असेट्स को बहुत अच्छे से इन्होंने मैनेज किया हुआ है। नेट प्रॉफिट के फ्रंट पर अगर हम बात करें तो 12,259 करोड़ से प्रॉफिट घटकर 12,047 हो गया। अब बात करते हैं इनके ईपीएस पे। तो ईपीएस कैसे घटी? ईपीएस घटी है जी 21.99 की बेसिक ईपीएस से, जो घटत हुई है 1.77% की हुई है। बट मैं ये कहता हूँ यार इसको मत देखा करो, ये कोई काम की नहीं होती है। काम की होती है डाइल्यूटेड ईपीएस, क्योंकि आप निवेश करते हो भविष्य के लिए। तो ये थी 21.89 जो तकरीबन 40 पैसे घट गई और 1.82% का यहाँ पर जो है डाइल्यूटेड ईपीएस में रिड्यूस हो गया है। आप कह रहे सर प्रॉफिट भी 1.82% घटा है? नहीं, प्रॉफिट घटा है 1.7 के आसपास, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर बढ़ गए। यहाँ पे जो ईसोप में जो शेयर्स दिए जाते हैं वो शेयर्स बढ़ जाते हैं, हालांकि उनकी अकाउंटिंग हो चुकी होती है। लेकिन जो पेड अप शेयर कैपिटल आप देखेंगे 55,768 करोड़ से यहाँ पर 55,797 करोड़ शेयर्स है। तो ये जो नंबर्स हैं आपको खुद रिफ्लेक्ट करेंगे कि हालांकि छोटा सा 768 से 797 है, बट ये छोटा सा नंबर भी जो है ईपीएस में इम्पैक्ट डालता है। अब ग्रोस एनपीए की बात करें तो एनपीए के फ्रंट पे बैंक देखिए बहुत अच्छा कर रहा है। जहाँ पे बैंक की तारीफ करनी चाहिए ना, वो काबिल तारीफ है। एसेट्स क्वालिटी पे इस बैंक की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, और इन्होंने बहुत अच्छे से कंट्रोल किया एसेट्स क्वालिटी में, क्योंकि ये थोड़ा सा कंजर्वेटिव काम करता है। और यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है वो यहाँ से पता चलती है। बैंक की परफॉर्मेंस को इवेल्यूट करने का एक अच्छा तरीका है कि आप रिटर्न और एसेट्स को चेक कर लो, यानी कि जो कंपनी के एसेट्स है उस पर बैंक ने क्या कमाया। पिछली बार कमा रहे थे 0.56, ये एनुअलाइज नहीं है, एक क्वार्टर की है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करके आप एनुअलाइज निकाल सकते हैं। लेकिन जो घटकर आ गई है 0.53, तो ये परफॉर्मेंस आपको बता रही है कि आप अगर क्वार्टरली बेसिस पर रिजल्ट एनालिसिस करेंगे तो आप पाएंगे कि महंगाई की मार इस बैंक को पड़ गई है। दूसरी बात है, जितना इंटरेस्ट इन्होंने वसूल किया एक्स्ट्रा, वो सारा का सारा इनको इंटरेस्ट देना भी पड़ गया। तो निम्स के फ्रंट पे भी बैंक बैकफुट पे रहा है। जहाँ तक बात करें रिटेल बैंकिंग, तो रिटेल बैंकिंग अच्छा नहीं कर रहा है। रिटेल बैंकिंग में सबसे बड़ा डेंट इनका पड़ा है, यानी कि जो प्रॉफिट घटा है उसमें सबसे अहम भूमिका रिटेल बैंकिंग की वजह से है। अब ये रिटेल बैंकिंग से आप देखिएगा, आप कोरिलेट करिए, मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। ये रिटेल बैंकिंग में इन्होंने डिजिटल में यार बहुत पैसा खर्च किया है। क्योंकि मैं एचडीएफसी बैंक का खुद मेरा पर्सनल, मेरे पूरे फैमिली के अकाउंट्स जो हैं एचडीएफसी बैंक के अलावा दूसरे बैंकों में भी है, बट एचडीएफसी बैंक में जो है हमारे अकाउंट्स हैं। तो एचडीएफसी बैंक की जो ज़्यादातर जानकारी है वो हमारे को रहती है, जो भी क्लाइंट रिलेटेड जो भी चीज़ें। तो यहाँ पर देखिएगा बहुत एग्रेसिवली ये बैंकिंग में काम कर रहे हैं, रिटेल बैंकिंग में, और सब चीज़ें मतलब आपको आपके मोबाइल में सर्विस दे रहे हैं ये। लेकिन उनके बावजूद भी रिटेल बैंकिंग में प्रॉफिट घट कर आया है। होलसेल बैंकिंग या कॉर्पोरेट लैंडिंग के मामले में देखें तो म्यूटेड परफॉर्मेंस इनकी रही है प्रॉफिट के फ्रंट पे। अदर बैंकिंग जो ऑपरेशंस हैं वहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा अच्छा किया है। इसके अलावा ट्रेजरी बहुत अच्छा कर रही है, यानी कि ट्रेजरी मतलब जो इन्वेस्टमेंट है, आरबीआई के पास पैसा रखा हुआ है, इन्वेस्टमेंट के फ्रंट पे क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहे हैं वहाँ अच्छा किया है। अब कुल मिलाकर आपको मुझे लगता है कि एनालिसिस समझ में आ गया होगा। अब अगर शेयर प्राइस की बात करें तो देखिएगा शेयर अपने 52 वीक हाई 1702 रुपये के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। तो अगर आप परसों की क्लोजिंग प्राइस देखेंगे तो 1703-4 रुपये नीचे ही इसने क्लोज दिया है। तो 1702 रुपये का जो है इस शेयर्स ने जो है 52 वीक हाई है, और जो हाई प्राइस था जहाँ पे लगभग क्लोजिंग हुई एडजस्टेड होके वो 1697 रुपये था। तो तकरीबन 1695-96 रुपये का भाव था अभी। अब उन फ्रंट पर अगर हम देखें तो ये मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ। जब पिछला रिजल्ट आया था, पिछला रिजल्ट था काफ़ी अच्छा रिजल्ट था, उस समय 1 2 3 4 5 ये जो कैंडल्स हैं लगातार आपको 6 कैंडल आपको ग्रीन नज़र आई थी रिजल्ट के बाद। अब क्या रिजल्ट से पहले वो कैंडल्स आ गई ये सारी। अब क्या पिछली बार रिजल्ट से पहले आई थी, रिजल्ट के बाद आई थी, इस बार रिजल्ट से पहले आ गई है। तो आप ये खुद कैलकुलेट करिए कि शेयर के प्राइस पर क्या इम्पैक्ट होगा। बट मुझे लगता है कि जिन इंस्टीट्यूशंस ने या जिन बड़े प्लेयर्स ने रिजल्ट के एंटिसिपेशन में एक पोजीशन से बनाई होगी कि ठीक है 5-7% का प्रॉफिट हम पिछले रिजल्ट की तरह लेंगे,
तो मुझे देखिएगा मेरी कैलकुलेशन गलत भी हो सकती है, बट मैंने आपको खुद भी बताया हुआ है कि मेरी मंदी की पोजीशंस हैं। तो मुझे लगता है कि HDFC बैंक तो अंडर परफॉर्म शायद करेगा ही करेगा, बट मुझे ये उम्मीद है कि जिस तरीके की परफॉर्मेंस आई है रिटेल बैंकिंग का एक बैंक जैसे IDFC फर्स्ट बैंक, इनकी रिटेल परफॉर्मेंस को देख के लगता है कि वो भी शायद थोड़ा सा अच्छा नहीं करेगा, क्योंकि महंगाई उनको भी आएगी। इसके अलावा जो बाकी बैंकों पर भी महंगाई का खर्च जो है वो आपको दिखेगा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में। तो ओवरऑल जो पोजीशंस हैं वो बाकी बैंकों के ऊपर भी थोड़ा सा आउटलुक आपको नीचे की तरफ आएगा। और कोटक महिंद्रा बैंक ने अभी हाल फिलहाल में बहुत अच्छा आउट परफॉर्मेंस किया है, और मेरी एक बुलिश स्टांस था तकरीबन 1700 रुपये के आसपास। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब सारे के सारे बैंकिंग स्टॉक्स जो इस रिजल्ट के बाद अगर मान लीजिएगा मैं पोर्टफोलियो में होता, तो मतलब एक मंदी की पोजीशंस बनाने का समय ट्रेडर के लिए हो सकता है, जहां पर मुझे लगता है कि 3 से 4% और इवन 5% तक का फॉल आपको बैंकिंग स्टॉक्स में देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे कि जब रिजल्ट आ जाए तो स्टॉक स्पेसिफिकली जो है तभी शायद ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन बड़े प्लेयर उससे पहले ही अपना खेल कर चुके होंगे। कोई देखिएगा शेयर बाजार में कोई गारंटी नहीं होती है कि क्या होगे। जहाँ बड़े लोगों की पोजीशन होती है वो पहले बाजार को उधर ले जाते हैं, उसके बाद शायद वो दूसरी दिशा में ले जाएं, ये भी पॉसिबिलिटी है। बट मेरे से अगर आप पूछेंगे इस परफॉर्मेंस के बाद, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर सेल ऑन राइज वाली जो पोजीशन है, और हो सकता है कि बाजार खुलते के साथ सेलिंग दिखाए। इसके अलावा इन्फोसिस के ऊपर भी एक डेंट है, तो जनरली BS के ग्रिप में बाजार आ सकता है, क्योंकि बाजार ने पिछले 3 सप्ताह के अंदर निचले बॉटम से, और जहां पर हमने खुद कहा था कि यहाँ पर एक बाई बनती है, वहां से एक अच्छी बाइंग हो चुकी है। मेरी पर्सनल देखिएगा मंदी की पोजीशंस हैं बैंक निफ्टी के अंदर। एज ए डिस्क्लोजर आपको बताऊँ तो आपको लग सकता है कि भाई पता नहीं सर क्या बता रहे हैं, अपने फायदे की बात कर रहे हैं। नहीं, मेरा देखिएगा पिछले बार में मंदी की पोजीशन थी, लेकिन मैंने तब कहा था कि रिजल्ट अच्छा है तो अच्छा है, लेकिन इस बार रिजल्ट अच्छा तो है, कुछ फ्रंट पे अच्छा है, लेकिन महंगाई की मार पड़ी है, प्रॉफिट देखिए आपके सामने घट गया है। तो इसका जो एंटिसिपेशन है HDFC बैंक से ज़्यादा दूसरे बैंकों में एनालिसिस करने के लिए आप यूटिलाइज करिए, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो आपको ये दमदार एनालिसिस कैसा लगा जरूर से जरूर मुझे कमेंट बॉक्स से बताइए, और अच्छा लगा ना भाई अपने दोस्तों को भी बताइए, अब ये वीडियो शेयर करिए। और आपको अगर इसके हिसाब से बाजार में कोई रिफ्लेक्शन आता है तो भी हम एक बार चर्चा करेंगे। अगेंस्ट भी आएगा तब भी करूंगा, अच्छा आएगा तब भी करूंगा। बट जो डेली एनालिसिस वीडियो आप हमारी जो देखते हैं उसके लिए भी धन्यवाद। आपको ये एनालिसिस कैसा लगा? 21 मिनट तकरीबन 22 मिनट हो गए, 22 मिनट तक मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।